आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दैट इज इन अ डे व्हेन यू डोंट कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, यू कैन बी श्योर दैट यू आर ट्रैवलिंग इन अ रॉन्ग पाथ। जी हाँ श्रोताओं, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और ये पूरी जिंदगी आती रहती हैं और आती रहेंगी। बदलता है तो बस इनका स्वरूप, लेकिन वो चीज जो इनसे सामना करने में मदद करती है वो है हमारी हिम्मत और इस बात की समझ कि समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। आज कोरोना महामारी के इस दौर में ये हिम्मत और समझ बहुत आवश्यक है। तभी हम कह पाएंगे कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। ये तभी संभव है जब आप मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे, साथ ही हाथ और मुंह साफ रखेंगे, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण LNJB अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता। डॉक्टर नरेश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, नमस्कार, और श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और अब ये आंकड़ा 6 लाख से भी कम हो गया है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी 90% से ज्यादा हो गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। आप कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ा अच्छी बात है कि हमारी जो स्वस्थ होने की दर है वो बढ़ रही है, और उससे अच्छी बात ये भी है कि हमारी जो उससे मृत्यु होती थी वो भी बड़ी कंट्रोल में है जी, क्योंकि मेन चीज हमें उसका देखभाल करना था। लेकिन ये अभी एक तरह से हमारी विपदा है, जैसे कि आपने स्वामी विवेकानंद जी को कोट करा सिद्धार्थ जी कि एक जगह पे अभी नंबर बढ़ रहे हैं, दिल्ली में नंबर बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ ये दर्शाता है कि इस विपदा से अभी हम पूरी तरह से सब कुछ सीखे नहीं है, कहीं पे कोई कमी है। अब ये नंबर क्यों बढ़ रहे हैं उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मोटे मोटे कारण तो ये नजर आते हैं कि जब लॉकडाउन होता है तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कि बहुत क्राउडेड लोग रहते हैं। देखिए, दिल्ली में जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है देश की जी, और आप देखेंगे कि सब तरह के फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं और सब तरह का फेस्टिवल का सीजन शुरू हो गया है। फिर टेस्टिंग का रेट बढ़ गया है और टेस्टिंग में भी RT-PCR का रेट बढ़ गया है जी, जो कि ज्यादा केसेस पिकअप करता है जी। लेकिन ज्यादा केसेस पिकअप करता है तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन इसका एक कारण और भी आया है जो कि दिल्ली के लिए मतलब एक पहल का विषय है जी। जब ये कोई केस पकड़ा जाता है सिद्धार्थ जी, तो उसकी कांटेक्ट की ट्रेसिंग करी जाती है कि वो कहाँ से लगा होगा उसे। तो सितंबर तक वो हम जो है एक केस के एवज में 2 केस की टेस्टिंग कर पाते थे ऑन एन एवरेज जी, और अब जो है वो 2 से बढ़ के 15 हो गई है, कई जगह 17 हो गई है, 18 हो गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो हमारा टेस्टिंग हो रहा है जी, वो शायद उस पॉपुलेशन में ज्यादा हो रहा है, उस सेगमेंट में ज्यादा हो रहा है जहाँ पे कि ये केसेस फैलने का अंदेशा ज्यादा है जी। और ये भी देखा गया है कि आजकल केसेस उसमें फैल रहे हैं जिसमें पब्लिक गैदरिंग हो या ना हो, लेकिन प्राइवेट गैदरिंग ज्यादा है, जैसे शादियों का माहौल है, पार्टी का माहौल है।
लोग कहते हैं हम सब कंट्रोल में, घर पे मिल लेते हैं। तो भिन्न भिन्न फैमिलीज, चाहे वो रिश्तेदारों की हो चाहे फ्रेंड्स की हो, जब वो मिलती हैं तो उसमें ये अंदेशा होता है और ये एक तरह से ग्रुप में वो ब्रेक करता है। तो अगर हम 2 की जगह 15-20 लोगों को टेस्ट करेंगे तो ये भी चांसेस है कि वो ज्यादा पकड़े जाएंगे। लेकिन इस समय एक चीज उभर के आती है कि अभी ये हमें संदेश दे रहा है कि अभी जो अपनी पकड़ है हमारी बचाव के ऊपर, जो मास्किंग के ऊपर, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर, हाथ मुंह पैर धोने के ऊपर, फेस और हाथ धोने के ऊपर साबुन पानी से, उसको आप बराबर अपना जीवन शैली का हिस्सा बनाएं जी। और जब ये संदेश आ जाएगा तो कोरोना अपने आप चला जाएगा जी। और डॉक्टर नरेश, आपने कोविड की जांच की बात की, तो करीब देश में हम ये देख सकते हैं कि लगभग 10.5 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। कोरोना के नियंत्रण में टेस्टिंग की कितनी बड़ी भूमिका है और हम ये निर्णय कैसे कर सकते हैं कि कब हमें RT-PCR टेस्ट कराना है या कब हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना है? जी, ये आपका सवाल बड़ा दुरुस्त है। देखिए, अक्सर ऐसा है सिद्धार्थ जी, जो हम टेस्ट कराते हैं जी, किसी भी बीमारी के, किसी भी इन्फेक्शन के, वो आमतौर से इसलिए कराए जाते हैं कि उसका बीमारी पक्की डायग्नोसिस हो जाए, जिससे कि हम उसका पक्का सुनिश्चित इलाज दे सके। कोविड में कोई ऐसा इलाज नहीं है जो कि सुनिश्चित इलाज है। तो कोविड में टेस्टिंग करने का जो हमारा रीजन होता है वो थोड़ा भिन्न होता है जी। उसमें हम चाहते हैं कि कोविड का जो फैलाव है उसको रोका जाए। और ये हमको मालूम है कि कोविड जो है, एक जो बीमार इंसान है जिसको बीमारी का पता है या नहीं है, लक्षण है या नहीं है, वो बात जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके अंदर कोविड प्रवेश कर चुका है वो ही दूसरों को फैलाएगा जी। तो टेस्टिंग हमें उनका इसलिए करना है कि वो दूसरों का बचाव कर सके। ऑफ कोर्स जिसको आप पकड़ लेंगे बीमारी से उसका आप देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं, सीरियस होने से पहले ही उसको काबू में ला सकते हैं। तो जो हमें दूसरों को बचाव करने की प्रायोरिटी है, तो ये टेस्टिंग में कौन सी टेस्टिंग होनी चाहिए, ये तो हमें सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए जी। रैपिड टेस्टिंग और RT-PCR टेस्टिंग में एक मोटा मोटा फर्क ये आता है कि जो PCR टेस्टिंग है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, कुछ घंटों से 1-8 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी कई बार रिपोर्ट लेते हैं, कई बार रिपोर्ट और से भी देर आती है जी। और रैपिड की टेस्टिंग जो आपको उसी घंटे में मिल जाती है। तो जब हमको ये उसकी चिंता होती है फैमिली की जी, मान लीजिए किसी को कोविड टेस्ट है और आप बचाव करना चाहते हैं, उसकी फैमिली में आसपास वाले को टेस्ट करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं भाई मैं भी इसकी संगत में लगा कि नहीं, तो रैपिड टेस्ट करके एकदम बताया जा सकता है। लेकिन रैपिड टेस्ट इतना मजबूत नहीं था शुरू में कि वो सबको पकड़ पाता। तो इसलिए था कि जिसका रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए वो तो ठीक है, उनको आप दे दीजिए गाइडेंस कि आगे कैसा क्वारंटीन करना है या नहीं करना है जी। लेकिन जो नेगेटिव है और जिसको तकलीफ है उसका आप PCR करिए। दोनों टेस्ट अच्छे हैं। RT-PCR को गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है और उसी के बेसिस पे सारे टेस्ट और सारी स्टडीज होती है, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है, सिर्फ इतना फर्क है जी। और डॉक्टर नरेश, हमारे साथ कार्यक्रम में बहुत सारे लिसनर्स जुड़ रहे हैं और हमारे पहले श्रोता जिन्होंने हमें कॉल किया है दिल्ली से शिवभान जी हैं। शिवभान जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे हमें कमरे में 3-4 लोग रहते हैं जी, तो सर एक बंदे को खांसी जुकाम हुआ जी, ठीक है सर, उसका हमने इलाज कराया, वो सही हो गया जी। उसके बाद दूसरे बंदे को खांसी जुकाम हुआ जी सर, उसका भी इलाज चल रहा है मगर वो सही नहीं हो पा रहा है, 2 हफ्ते हो गए जी। डॉक्टर 12-13 साल का बच्चा है जी। डॉक्टर नरेश, इस समय बदलते मौसम में खांसी जुकाम बहुत आम हो गया है और ऐसे में परिवार के एक सदस्य को होने पर पूरा परिवार उसकी चपेट में आ जाता है, तो किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन करें या किस तरीके से? मैं रेंट पे रह रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर नरेश जी सर, जो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे मौसम बदलता है, मौसम के साथ सिर्फ ठंडी का मौसम की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जो प्रदूषण है वो भी बढ़ रहा है जी। वो भी वैसे ही सिम्टम्स लक्षण करता है जैसे कि खांसी जुकाम के आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस संदर्भ में जो ये सवाल आया है उसमें वो जब कहते हैं कि 4 लोग रहते हैं उनमें से एक पॉजिटिव है,
तो मेरा ये मानूंगा कि वो शायद कोविड के लिए पॉजिटिव है, और वो ठीक हो जाते हैं, दूसरे सज्जन को फिर आ जाता है। अब दूसरे सज्जन नहीं ठीक होते। ये एक ऐसी बात इन्होंने उठाई है सिद्धार्थ जी कि इसमें ही सारा का सारा रहस्य है हमारा बचाव का, कि पहला इंसान जो पॉजिटिव है, हो सकता है उसके लक्षण ज्यादा नहीं है, या जिस समय वो दूसरों को फैला रहा है उस समय बिल्कुल भी लक्षण नहीं है, और वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरे इंसान जो उसको पकड़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना सीरियस बन सकता है, चाहे वो यंग हो, चाहे उसकी उम्र कम हो, चाहे उसको कोई बीमारी ना हो, जैसे कि इन्होंने बताया। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जहां 4 लोग रहते हैं एक कमरे में और एक को बीमारी होती है, तो पहली चीज ये है कि जो बीमार है वो दूसरे को नहीं फैलाए जी। और शुरुआत ये है कि बाकी लोग बचाव करेंगे, मेरे को उससे नहीं लगे। और ऐसी हालत में जिसको बीमारी है उसके लिए सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिसमें कि क्वारंटीन या केयर या इलाज के लिए मुफ्त जगह प्रोवाइड करी जाती है। और सबसे बेहतर रहेगा कि आप सरकार की मदद लें, जैसे 1075 275 का नंबर है, बहुत सारे नंबर हैं जगह जगह के, आप उसमें कांटेक्ट करिए। आपको वैसे भी कोई कांटेक्ट कर ही लेगा जब पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप घबराएं नहीं, आप उधर जाएंगे, आप भी जल्दी ठीक होंगे और आपके साथीगण जो हैं वो भी बचाव से मुक्ति पाएंगे। और डॉक्टर नरेश, अगर किसी को घर में खांसी, सर्दी, जुकाम इस तरह की समस्या है तो घर में भी उसे अन्य सदस्यों के साथ अलग रहना होगा और मास्क लगा के रखना होगा? जी, बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ये तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने कहा एक कमरा और 4 लोग हैं जी, तो उसमें आप देखिए सिद्धार्थ जी, एक बात कोविड के बारे में बड़ी अच्छी है, माननी चाहिए, कि वो सिर्फ खांसने या छींकने से नहीं फैलता है। जब हम सांस लेते हैं उससे भी फैलता है, जब हम बोलते हैं उससे भी फैलता है, जब हम गाना गाते हैं, चिल्लाते हैं, उससे भी फैलता है। तो एक कमरे में अगर हैं तो आपको मास्क तो लगाना पड़ेगा, प्लस आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पे आप दूसरों से दूर हो सके। अगर आपके पास एक से ज्यादा कमरे हैं तो आपको मास्क लगाने से राहत मिलेगी, दूसरों को भी राहत मिलेगी और दूसरों का बचाव उसी से सुनिश्चित हो सकेगा। और अब हम रुक करते हैं उड़ीसा में बहरामपुर का, जहां से विवेकानंद पांडा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विवेकानंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्ते। जी नमस्कार। हेलो सर नमस्ते। जी नमस्ते, सवाल पूछिए विवेकानंद और जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते विवेकानंद जी। जी मुझे पूछना था, हमारे इधर एक सर्वे हुआ था और प्रादेशिक रेडियो सेंटर में भी, न्यूज में भी बोल रहे थे जी, एक 0 सर्वे में जी में एंटीबॉडी आ चुकी है, मतलब ये क्या है, मुझको समझा देंगे प्लीज। जी डॉक्टर नरेश, देश के कई हिस्सों में सीरो सर्वे इस समय हुए हैं और जैसे दिल्ली में भी हमने देखा और देश के अन्य भागों में भी ये सर्वे हुए, जिसमें लोगों के अंदर एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं है इसकी ये कंफर्म किया उसके आधार पर। तो क्या कुछ ये इसकी रिपोर्ट दर्शाती है? देखिए सिद्धांत जी, जब कोई इन्फेक्शन होती है शरीर में जी, तो कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि उस इन्फेक्शन के ऊपर बिना किसी दवाई दारू के आप काबू पा सके। अगर वो हाथ से निकल जाए तो दवाई की जरूरत पड़ेगी जी। ज्यादातर केसेस में आप बिना उसके काबू पा सकते हैं। अब देखिए आजकल जैसे डेंगू होता है, डेंगू अपने आप शरीर जो है उसके ऊपर काबू पाता है, और वो काबू पाने का तरीका क्या है कि शरीर एक तरह से अपनी आर्मी डेवलप करता है जी, और वो जो आर्मी होती है, एक प्रोटीन होते हैं जो कि उस बीमारी को जाके नष्ट कर देते हैं। तो एक प्रोटीन ऐसा होता है जो डेंगू को नष्ट करता है, एक प्रोटीन होता है जो कोविड को नष्ट करता है जी। तो सब बीमारियों के अलग अलग प्रोटीन है। इसमें अगर आप उस प्रोटीन को टेस्ट कर लें जो कि कोविड को नष्ट कर रहा है जी, तो इसमें ये जानकारी हो सकती है कितने लोगों को कोविड लग चुका है, चाहे लक्षण आए चाहे नहीं आए, क्योंकि वो प्रोटीन तभी बनेगा जब वो बीमारी अंदर जा चुकी होगी, प्रवेश कर चुकी होगी। तो अगर हम सीरो सर्वे करते हैं, उसमें हम खून के अंदर ये टेस्ट करते हैं कि ये प्रोटीन जो कि कोविड से लड़ने की क्षमता रखता है वो उस शरीर में पैदा हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अगर हो चुका है
तो इसका मतलब उसको बीमारी हो चुकी है, चाहे लक्षण आए या नहीं आए। तो बहरामपुर उड़ीसा में भी टेस्ट हुए थे और बम्बई, पुणे, दिल्ली सब जगह हो चुके हैं और तकरीबन ये पाया गया है कि 3 में से 1 व्यक्ति के अंदर वो प्रोटीन मौजूद है जी। इसका मतलब ये है कि 3 में से 1 को शायद वो आया है। जितनों में से टेस्ट करा है, ये पूरी पॉपुलेशन अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो पूरे का आ जाएगा जी। तो इससे हमें अनुमान लग जाता है कि कितने लोगों को कोविड हो चुका है, क्योंकि आधे लोगों को हो सकता है कोई तकलीफ ही नहीं होती है, वो टेस्ट भी नहीं कराते तो उनको नहीं जानकारी होगी कितना है। तो इसमें बहरामपुर में जो हुआ था उसमें ये टेस्ट करा था कि उस इंसान के अंदर जो बचाव के प्रोटीन हैं वो पैदा हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, और वो बड़ी अच्छी चीज है कि वो देख रहे हैं समय के साथ वो परसेंटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है जी। तो जब ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी कोविड जो है अपने आप ही वहां से हट जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध लड़ने वाले जो प्रोटीन के तत्व हैं वो इतनी मात्रा में लोगों के पास होंगे कि ये कोविड ठहर नहीं पाएगा जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज के इस विशेष कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण एलएनजेपी अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता। और अब हम रुक करेंगे जौनपुर का, जहां से हमारे साथ राजधर मिश्र जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजधर जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे 2 सवाल हैं। जी सर, मेरे पहले सवाल है कि अभी आने वाला समय सर त्योहारों का है, जैसे दिवाली है और है जी। सर, हम तो सुरक्षित मार्केट में जाएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, सब तो जाना ही पड़ेगा जी। सर हमें दूसरे से की सर सावधानी बरतने को, सर भीड़ भाड़ रहेगी सर त्योहार में, तो आपको मालूम है सर, हम लोग को मालूम है जी जी। सर मैं किस तरह सावधान से रहें। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है सर, आने वाला सर महीना सर्दी का है, ऐसे बहुत एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि इसमें कोरोना का लहर कुछ और तेज होने वाला है सर, क्या इसमें सच्चाई है साहब कि मतलब ऐसी है सर? जी बिल्कुल डॉक्टर नरेश, इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है, बाजार में भी काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है, तो ऐसे में जो लोग इस समय परचेजिंग करने बाजार में जा रहे हैं वो किस तरह की सावधानियां रखें? अगर इसको हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछेंगे, फ्रॉम रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जो लोग हैं जिनको बाजार में खरीदारी के लिए जाना है इस मौसम में, जबकि फेस्टिवल त्योहार आ रहे हैं और बड़ी धूमधाम है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आजकल बाजार भरे हुए हैं, भीड़ से भरे हुए हैं। 2 गज 3 गज की दूरी तो छोड़िए, उधर 2 इंच की दूरी भी मुश्किल है मिलनी। ऐसी हालात में सबसे पहले जो खरीदार है उसको देखना चाहिए कि मुझे वहां जाने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि मैं सोशल डिस्टेंसिंग वहां नहीं कर पाऊंगा। अगर उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत पक्की जरूरत नहीं है, तो वहां ना जाए। सिर्फ रौनक देखने के लिए हम किसी भीड़ भड़ा के इलाके में ना जाए, नंबर 1। अगर उस चीज को जो हमें खरीदना है बिना वहां जाए हमारे यहाँ आ सकती है, अगले कुछ समय के लिए हम उस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने घर में डिलीवरी में मंगाएं, जिससे कि हम वो रिस्क ना लें वहां भीड़ भड़ाके का। फिर भी कई बार होता है कि जाना पड़ता है, बहुत जरूरी चीज है, तो उसमें एक चीज का और ध्यान रखें कि भीड़ भड़ाके के इलाके में कोविड लगने का रिस्क जितना समय आप वहां व्यतीत करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आपका काम 2 मिनट में हो सकता है तो आप 20 मिनट तक वहां ना बिताएं, उसमें ज्यादा आप उसमें हैगलिंग ना करें, ये दिखा दो वो दिखा दो, जल्दी से जल्दी जो हो सके वो आप लेके आ जाएं। जितना आप समय ज्यादा व्यतीत करेंगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। आप उसमें कपड़े पूरे पहन के जाएं जिससे कि ऊपर के कपड़े आके आप धो सके, और मास्क ऐसा पहने जिससे कि आपका नाक और मुंह पूरी तरह से कवर हो जाए, और आप आंख पे भी कुछ लगाना चाहें, चश्मा है तो ठीक है वो भी लगाना चाहें, आजकल आता है प्रोटेक्शन जी, तो वो भी लगा सकते हैं। तो वह मास्क आपका बहुत जरूरी है, और ये ध्यान रखें कि कोई चीज को अननेसेसरली टच ना करें। वहां पे जो बेंच है, कुर्सी है, दीवार है, दरवाजा है, जो चीज वो दिखा रहा है, हो सकता है बहुत लोगों ने इसे छुआ है, हो सकता है कुछ लोगों ने उसके ऊपर खांसा है, हो सकता है कुछ लोगों ने उसके ऊपर सांस भी निकाली है। तो वो वायरस को आप छू के अपने चेहरे पे ना लाएं, नहीं तो वो अंदेशा बढ़ जाएगा।
जी। उसके बाद में आप जहाँ पे जो बेचने वाले हैं वो भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, और सैनिटाइजेशन के लिए क्योंकि साबुन पानी वहां नहीं मिलेगा, आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हर कोई रखता है, अगर कहीं पे है आप उसका इस्तेमाल करें और अच्छी तरह से इस्तेमाल करें जिससे कि उससे बचाव हो सके। वो बड़ा अच्छा प्रभावी सिस्टम है उसको बचाव करने के लिए। जी। और डॉक्टर नरेश, इनका एक दूसरा सवाल ये था कि क्या ठंड के मौसम में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं? देखिए ऐसा है चंदान जी, आपको ध्यान होगा जब कोरोना आया था तब भी सर्दी का मौसम ही था, जा ही रहा था, और बाकी दुनिया में तो जब आया था तो पक्की सर्दी का मौसम था। लोगों ने ये सोचा था अब गर्मी आएगी तो कोरोना भाग जाएगा, मर जाएगा, जल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑन दी कॉन्ट्रेरी जब गर्मी आई तो उसके नंबर बढ़ गए। जी। सर्दी में वो ज्यादा हो जाएगा ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि सर्दी में या गर्मी में जो कोरोना वायरस है वो गर्मी में 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर होता है तो वो नष्ट हो सकता है। जी। सर्दी में भी वो रहता है, और अगर आप लैब में देखिए तो हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा पनपता है, लेकिन मेरा ये नहीं मानना है कि अभी कोई ऐसा रिसर्च है या स्टडी है या कोई एविडेंस है जिसमें हम ये कहें कि कोरोना सर्दी में बढ़ जाएगा। लेकिन सर्दी में इन्फ्लुएंजा बढ़ सकता है, दूसरे वायरस बढ़ सकते हैं, हर साल बढ़ते हैं, और इनको भी ध्यान होगा कि हर साल में खांसी जो है सर्दियों में वैसे भी बढ़ जाती है, और प्रदूषण बढ़ रहा है तो और उसमें वो ठहर सकता है सहम तो उसमें हवा में। लेकिन अपने हिसाब से आप ये देखें कि कोरोना के साथ साथ बाकी बीमारियां, जैसा कि आपने भी कहा, सर्दी जुकाम खांसी इतना आ रहा है, ये देखना कि कौन से वायरस से है कई बार कठिन हो सकता है, या कि प्रदूषण से है ये कठिन हो सकता है। लेकिन आप इसकी चिंता ना करें कि सर्दी में ये प्रकोप लाएगा, आप बचाव पे अपना ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल। और डॉक्टर नरेश, अब हम रुख करेंगे हिमाचल में सिरमौर का, जहां से हमारे साथ वेद प्रकाश जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो वेद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ नमस्कार जी। जी वेद जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है जी कि जैसे कोरोना की दवाई वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी थी? जी डॉक्टर नरेश, जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, तो लोग बगैर मास्क से शादियों में जा रहे थे, ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं आप भी? जी डॉक्टर नरेश, दो चीज है, शादियों का मौसम चल रहा है, बहुत से लोग एक दूसरे के यहाँ जाना चाहते हैं, समारोह में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वो जो भी सावधानी के उपाय हैं उसे अपना नहीं रहे हैं, और वैक्सीन कब तक आ जाएगी? देखिए, पहले मैं दूसरा सवाल ले लूं जी, क्योंकि शादियों का मौसम है, बहुत लोग जा रहे हैं जी। उसमें ये मान के चलिए कि ये जो संख्या में बढ़ाव आया है, ये बढ़ाव सिर्फ हमारे देश में नहीं आया है। बाय द वे, हमारे देश में तो नंबर कम हो रहे हैं, और बहुत सारे देश है जिसमें बढ़ाव है। ये जो बढ़ाव आता है उसमें बढ़ाव आता है नंबर्स में, वो शादी में सबसे ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन है। उसमें 10, 20, 50 जितने 100 लोग होते हैं वो भिन्न भिन्न जगह से आते हैं और भिन्न भिन्न तरह के अपने वेरिएंट्स लेके आते हैं, और कोविड जो है एक दूसरे को देने का क्षमता रखते हैं। तो ये ना सोचे कि वो मेरा रिश्तेदार है या वो मेरा मित्र है वो नहीं देगा, उसमें मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ जो शादी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको लगाना चाहिए कि बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी, नहीं तो एंट्री पे हम उसको अच्छे एक क्वालिटी का मास्क देंगे और उसको बोलेंगे भाई जितना समय तक यहाँ पे हो वो आप लगाएं जी। दूसरा ये कि आप ऐसी जगह शादी करें और आज जाएं जहाँ पे कि खुला वातावरण हो, जहाँ पे कि नेचुरल वेंटिलेशन हो। जो हॉल में कमरे में शादी होती है उसमें कोरोना का अंदेशा ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा, जब वहां पे आप लगाते हैं खाने की स्टॉल लगाते हैं, वो बड़ा खतरनाक चीज होती है क्योंकि एक से दूसरा आदमी उस चीज को बार बार लेगा तो छू के वायरस एक दूसरे को भी दे सकता है जी। और ऐसी जगह पे एक और दिक्कत ये आती है कि जब आप बातें करते हैं, चिल्लाते तो नहीं है, गाना गाते हैं जी। तो उसमें वायरस जो निकलता है वो 2 गज से भी ज्यादा दूरी पे जाता है, तो उसमें आप बचाव करें। और तीसरा ये है कि अगला ये है कि उसमें आप जितना कम से कम समय व्यतीत कर सकते हैं उतना कम से कम समय व्यतीत करें। लेकिन मेरी जानकारी में इतनी सारी शादियां हैं जहां पे कि दूल्हा दुल्हन से लेके उनके माता पिता से लेके क्लोज रिलेटिव से लेके दूर दराज के दोस्तों तक
बहुत लोगों को ये फैल गया है, तो उसमें आप जरूर बच के रहें और अवॉइड करें कुछ दिन के लिए। दूसरा सवाल था इनका वैक्सीन का, वेद प्रकाश जी का, कि वैक्सीन कब तक आएगी। वैक्सीन देखिए आ जाएगी, हम इसको कह रहे हैं आ जाएगी, बट अगले साल से पहले तो नहीं आएगी। जनवरी में आ जाएंगी तो आप बड़े खुश नसीब है, नहीं तो आप ये मान के चलिए कि मार्च, अप्रैल, मई से पहले नहीं आएगी, और उसके बाद मिलने में और समय लगेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जिसको चाहिए बहुत ज्यादा है जी। बट अहम चीज ये है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है या जब आ जाती है, वैक्सीन का एक 100% प्रोटेक्शन नहीं है। वैक्सीन आएगी, 2 लोगों को लगाएंगे, एक को बचाव होगा, एक को नहीं होगा। दूसरा, जिसको बचाव होगा उसका बचाव सिर्फ कोविड से होगा, इन्फ्लुएंजा से नहीं होगा, मीजल्स से नहीं होगा, राइनो वायरस, मिक्सो वायरस से नहीं होगा, दूसरे वायरस से नहीं होगा। तो ये जो आप बचाव की प्रक्रिया है, मास्किंग की, हाथ मुंह धोने की जी, और सोशल डिस्टेंसिंग की, ये आपकी एक ऐसी वैक्सीन है जो कि कोविड की वैक्सीन से ज्यादा कारगर है, और ये आपको जीवन शैली का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमें जितनी भी सावधानियां डॉक्टर नरेश बता रहे हैं उसे अपनानी होंगी। और इस बीच बिजनौर से हमारे साथ कार्यक्रम में आसिफ चौधरी जी जुड़ चुके हैं। आसिफ जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जी सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पालन का आदेश कर रहे हैं हम लोग जी, यानी पूरा हिंदुस्तान कर दिया है। 91% हम ठीक भी हो रहे हैं सर जी। अगर 100% हम ठीक हो जाएंगे, क्या फिर हमें किसी दवाई की जरूरत पड़ेगी? जी डॉक्टर नरेश, अगर हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो क्या हमें दवाई की जरूरत पड़ेगी, ये पूछना चाहते हैं? देखिए आसिफ जी, पहली तो बात जो आपने करी बहुत अच्छी करी। आज की हालत में किसी भी देश में, वो खास तौर से हमारे देश में जहाँ पे कि रास्ता इतना साफ दिखता है, जो सरकार कहती है वो सोच समझ के और आपके भले के लिए कहती है। तो पहला तो है कि उसका आप पालन बिल्कुल करें, हर किसी को करना चाहिए, जैसे आपने कहा, उसी से फायदा होगा। दूसरा, आपका ये सवाल था कि अगर ये मान लीजिए हमें से राहत मिल जाती है तो आगे भी हमें इसकी दवाई जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। देखिए, आगे हमें इसकी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये लोग भेष बदल के आते हैं। ये जो कोविड है, ये कोई पहली बार नहीं आया है, ये 10 साल पहले भी आया था, 20 साल पहले भी आया था, 60 साल पहले भी आया था जी। जो 20 साल पहले आया था और 10 साल पहले आया था, उसको बचाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास इसके विरुद्ध कोई कारगर दवा हो। वो आपको लेने की नई जरूरत पड़ेगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई आगे तकलीफ दोबारा से आती है तो वो दवाई उसमें कारगर हो जाएगी। और इसलिए हमें दवाई और वैक्सीन दोनों की जरूरत है, इस समय से ज्यादा आगे फ्यूचर के लिए। जी, और श्रोताओं, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर नरेश, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे जल्दी से? देखिए, मैं चाहूंगा कि कोरोना हमको सिखा रहा है कोई चीज। हमने 7 महीने में ये सीख लिया है कि सिंपल लिविंग से काम चल सकता है, तंदुरुस्ती आ सकती है, और इधर उधर की शोर शराबे की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमारी जिंदगी जो है और सुनिश्चित रूप से चलेगी अगर हम इसको सिंपल बना के रखें और बचावकारी बना के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और साबुन पानी, ये हमारे मंत्र और शस्त्र होने चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर नरेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नरेश ने आपको जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन करिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और हाथ और मुंह बराबर साफ करते रहिए। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेश गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।